जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस डेली अभ्यास की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग का डे 11 है। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारे द्वारा यूपीएससी का ओपन टेस्ट कराया गया था उसके डिस्कशन कर रहे हैं और उसके 40 क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन संख्या 41 से और देखने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रहे होंगे तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन एक ऐतिहासिक घटना थी। इसका आप लोगों को कारण बताना है क्योंकि। ठीक है, यहां पर आप लोगों के सामने 4 विकल्प है। देखिए कौन कौन से विकल्प है। पहला कह रहा है कि इसमें अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था। उसका अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम को अपनाया गया था। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए एक बात समझिएगा आप लोग, ये जो चारों घटनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, ये चारों घटनाएं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आईएनसी के जिस अधिवेशन में सारी घटनाएं हुई थी वो सारी अधिवेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट ये पूछता है कि इस अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, यहां पर भी देखिए प्रश्न वही पूछा गया। प्रश्न पूछा गया है कि 1920 का जो अधिवेशन था जो कि नागपुर में हुआ था उसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो असहयोग आंदोलन है आप लोगों को पता होगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो कि 1922 में समाप्त हो गया था। तो जब 1920 में शुरुआत हुई थी तो उस समय जो अधिवेशन हुआ होगा जो कि नागपुर अधिवेशन था उसी टाइम में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आप लोगों का यहां पर सही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए मेन बात यह है कि बाकी ए, सी और डी ये तीनों जो घटनाएं घटी थी ये कब हुई थी ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा है दोस्तों वो दिया गया था आप लोगों को 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाहौर का जो सत्र हुआ था 1929 में वहां पर पूर्ण स्वराज की बात पहली बार कांग्रेस के द्वारा कही गई थी। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखिए दोस्तों यहां दिया हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आप लोगों को पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, 1940 में। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा वो हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का था। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से 4 अधिवेशन जो कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन हुए थे उन सभी अधिवेशन को हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट में देख लिया है। ठीक है, और आप लोगों को भी यही करना है। आप लोगों को अब क्या करना होगा, जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा अपना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते समय तुरंत लिखिए कि 1920 नागपुर क्या हुआ यहां पर। ठीक है, 1931 क्या हुआ, 1929 क्या हुआ। ठीक है, ये तीनों अधिवेशन चारों अधिवेशन के बारे में आपको एक एक लाइन में लिख करके अपने जो है शॉर्ट नोट्स में शामिल करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अकाली आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा, यहां पर सही नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, तो नहीं वर्ड को पहले मार्क कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि 4 विकल्प हम हमारे सामने जो दिया गया है वो कौन कौन से विकल्प है। ठीक है, देखिए पहला विकल्प है दोस्तों कि एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, जो कि विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दे पर विकसित हुआ था। ठीक है, तो यह कथन सत्य आप लोगों को पता होगा। अकाली आंदोलन पर हम लोगों ने जो डेली अभ्यास की क्लास है उसमें पहले चर्चा कर लिया। ठीक है, यहां पर यह रिपीट हुआ है तो हम इसको वापस से नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, यह कथन सत्य है। अगला कथन कह रहा है कि यह सिख गुरुओं की शिक्षाओं और धार्मिक साहित्यों की रचना को पुनर्जीवित करना चाहता था। ठीक है, देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये जो घटना जिसके बारे में दिया हुआ है, ये है आपका सिंह सभा आंदोलन। आप लोगों को पता होगा कि एक टाइम में क्या हुआ कि कुछ सिख छात्रों ने पढ़ने के दौरान अपने धर्म को परिवर्तन करके, ठीक है, दूसरा धर्म कबूल लिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिख सभा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो 4 सिख विद्यार्थी ईसाई धर्म को स्वीकार किए थे वैसे जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने के लिए 1873 के टाइम में ये सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो ये अकाली आंदोलन है इसकी शुरुआत करीब 1920-21 के दौरान पर हुई थी। ठीक है, ये बात आप लोग याद करिएगा। तो यहां पर जो बी स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, लेकिन हम सी और डी विकल्प को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सी विकल्प क्या कह रहा है
कि इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। और अगला कथन है कि अकालियों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया, ठीक है। तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के भाग के रूप में अकाली आंदोलन को पंजाब में चलाया गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अकाली आंदोलन जो कि इससे पहले हमने डेली बैच क्लास में पढ़ा हुआ है, और यही मैंने आप लोगों से कहा था जब चीजें रिपीट होंगी तो हम लोग को उस पर डिस्कशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जो दोस्त डेली अभ्यास की क्लास को डे 1 से देख रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप लोग जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो आप सभी को बहुत सारे टॉपिक्स जो है यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। दरअसल ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपी पीसीएस में आते हैं। तो यूपी पीसीएस के जो साथी हैं वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वलिया झिक्कल लाइट हाउस, वलिया झिक्कल लाइट हाउस कहां पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, जो विकल्प दिया है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों? अगर ये विकल्प देता कि यहां पर दे देता यूपी, यहां देता आपका पंजाब, कहीं देता आंध्र प्रदेश, कहीं देता था मेघालय, ठीक है। अगर ऐसा कोई विकल्प रहता आप लोगों के सामने तो आप लोग टिक कर सकते थे, ठीक है। माने केरल, सॉरी केरल इसका एक सही आंसर होना चाहिए। तो केरल माने अगर विकल्प दे देता तो आप लोग उसको टिक कर सकते थे। लेकिन यहां पर क्या किया है कि केरल राज्य के अंतर्गत कुछ जिलों का नाम दे दिया है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और बहुत लोगों को नहीं पता भी होगा, ठीक है। देखिए लाइट हाउस क्या होता है, तो जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन होते हैं, जो तटीय विनियामक क्षेत्र होते हैं, वहां पर एक बिल्डिंग होती है जहां पर तमाम वाचिंग सिस्टम बनाया जाता है ताकि वहां पर निगरानी की जा सके, ठीक है। तो यही वलिया झिक्कल लाइट हाउस की स्थापना जो है वो केरल के अलप्पुझा जिले में की गई है, ठीक है। केरल का जो अलप्पुझा जिला है वहां पर वलिया झिक्कल लाइट हाउस की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन ये भी है, स्कीम के तहत आया हुआ है। क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया हुआ है दोस्तों। पहला है कि यह वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, ठीक है। अगला दे रहा है कि मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से सफल प्रगति की और किसानों के रूप में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। देखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जब भी कोई स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कोई भी स्कीम पढ़िएगा तो उसको पढ़ने का तरीका समझिए। पहला क्या करना है आप लोग को कि वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू की गई परियोजना है वो बताना है। दूसरा बताना है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज को आप लोगों को अपने आंसर में शामिल करना, मतलब अपने पढ़ाई में शामिल करना पड़ेगा, तभी आपको स्कीम्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सुविधा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों कि दीनदयाल अंत्योदय योजना वित्त मंत्रालय की एक प्रमुख योजना यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो परियोजना है, ये स्कीम जो है यह है आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, न कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो उनका क्षमता निर्माण किया जाए, उनमें आजीविका के अवसर उत्पन्न किए जाए, ठीक है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी नरेगा योजना, मनरेगा की बात कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। 2 कथन दिया है। पहला कथन क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के द्वारा की गई मांग के सापेक्ष कम से कम 200 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा है 200 दिन, लेकिन आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके संदर्भ में, क्योंकि यह स्कीम बहुत पुरानी और बहुत फेमस स्कीम रही है, ठीक है। ये 100 दिन की बात करता है, ठीक है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान उस लाभार्थी के लिए लागू है जिसने काम की मांग की है और उसे काम की मांग की तारीख से 15 दिन के भीतर काम की पेशकश नहीं की गई। अर्थात जैसे कि मानिए कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम की मांग करता है सरकार से, लेकिन अगर जिस दिन उसने मांग की उसके 15 दिन के आगे तक उसको रोजगार प्रदान नहीं किया गया है तो उसको सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। ये इस स्कीम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत रोजगार की गारंटी की बात की गई है। अगर गारंटी पूरा नहीं हो रही है तो जो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, यहां पर एक बेरोजगारी भत्ता का प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के संदर्भ में, ठीक है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हाल ही में खबरों में रही, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की यह एक पहल है। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आते हैं जो जनरली स्टेट की कोई स्कीम दे देता है और पूछता है कि किस स्टेट की जो है परियोजना है या योजना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री घसियाड़ी कल्याण योजना, ये दरअसल सहकारिता क्षेत्र के लिए, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में जो गृह मंत्री है हमारे अमित शाह, उनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री घसियाड़ी कल्याण योजना सहकारिता सेक्टर के लिए उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंट में G20 का एक समिट हुआ था, ठीक है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और मोदी जी ने क्या किया था, वहां पर जाकर के एक बहुत ही मतलब फेमस तस्वीर खिंचवाई थी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, पोप फ्रांसिस है, ठीक है, वहां के वेटिकन सिटी के, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इन दोनों लोगों को गले मिलते हुए एक तस्वीर आई थी जो कि न्यूज़ हेडलाइन में सबसे सुर्खियों में थी उस टाइम पर। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के कारण से वेटिकन सिटी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और देखिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ भी चुका हूँ, मुझे लगता है मैंने डे 1 या डे 2 की क्लास में आप लोगों से पूछा था कि 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे आप लोगों से कि COP26 कहाँ पर हुआ था और G20 समिट कहाँ पर हुआ था। इन दोनों ही समिट पर हम लोगों ने डिटेल में डे 1 डे 2 की क्लास में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, वेटिकन सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि यह फ्रांस के भीतर स्थित एक भूमि से घिरा और स्वतंत्र शहर, राज्य और इनक्लेव है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा राज्य है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं अगर वेटिकन सिटी के संदर्भ में, तो वेटिकन सिटी जो रोम है, रोम इटली, जहां पर G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ध्यान समझिएगा, इटली में G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहीं पर जब मोदी जी विजिट करने गए थे तब उन्होंने जो पोप फ्रांसिस है उनसे मुलाकात की थी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है फ्रांस में नहीं है बल्कि ये आपका इटली में अवस्थित है। ठीक है, तो पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा कि भूमि से घिरा हुआ राष्ट्र है। अभी हम लोग उसको गूगल अर्थ पर देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि यह दुनिया का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से, तो यह कथन भी यहाँ पर सत्य है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, इसका आंसर हो गया केवल बी। अब मैं आप लोग को वेटिकन सिटी दिखा देता हूँ गूगल मैप पर, ठीक है, ताकि आप लोग को वेटिकन सिटी का जो लोकेशन एग्जैक्टली वो याद रहे। ठीक है, देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है कंट्री इन द यूरोप, अ सिटी स्टेट सराउंडेड बाय द रोम इटली, ठीक है, इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च का ये हेडक्वार्टर है, रोम इटली में अवस्थित है। ठीक है, इट इज द होम ऑफ द पोप। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा, पोप जो होते हैं ईसाइयों का, जो क्रिश्चियन धर्म में पोप होते हैं, उनका प्रमुख शहर है, प्रमुख स्थान यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, ये आपको होगा, हाँ ये मैप कहाँ चला गया, मैप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, 1 मिनट, हाँ ये रहा, देखिए ऐसे समझिए, ये आपका है भारत। ठीक है, अब आप भारत से जो है जब आप वेस्टर्न साइड पे जाएंगे और थोड़ा सा नॉर्थ में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वेटिकन सिटी, ये जो है आपका रोम इटली में अवस्थित है। देखिए यहाँ पर इटली है और ये वेटिकन सिटी का एक छोटा सा पार्ट है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, सभी तरफ से इटली से घिरा हुआ है, स्वतंत्र राज्य इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1929-30 के राउंड में इसको स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी मार्ग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है, इन दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तरीका समझिएगा। अब जैसे मानिए अगर इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को प्रयोग करने को बोलूं, मीन्स की एनसीईआरटी में आप कैसे प्रयोग करोगे। ठीक है, मानिए इंटरनेशनल रिलेशन में कोई क्वेश्चन आया जहां पर भारत और बांग्लादेश, इसका जो सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, हल्दीबाड़ी भारत के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और चिल्लाहाटी है वो बांग्लादेश में अवस्थित एक जगह है। इन दोनों के मध्य में मालगाड़ी की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो वही यह मार्ग है चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी मार्ग। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उस पर टिप्पणी करिए, या फिर कुछ ऐसे करंट अफेयर से जोड़ करके वहां पर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अपने जो आंसर है उसमें भारत और जो बांग्लादेश है इनके बीच में चलने वाली जो तमाम तरह की स्कीम्स हैं, जो तमाम तरह की परियोजनाएं हैं, तमाम तरह के जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं, उन सभी का उल्लेख करते हुए अपने आंसर को इनरीच कर सकते हैं। ठीक है, तो चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी मार्ग का जो है आप इसका प्रयोग यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, जिन दोस्तों को मेंस की आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है, देखिए मैं एक बात श्योर कह रहा हूँ, अगर आप सभी 2021 या 2021 में दे रहे हैं तब तो श्योरली आपको सृजन की आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपको 2022 में एग्जाम देना है, आप सोच रहे हैं कि 2022 में आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, तो एक बात समझिएगा, अगर आप प्रीलिम्स सफल हो जाते हैं, ठीक है, सफल जब हो जाएंगे और जब आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी, तो उसके बीच में जो 2 महीने का 2.5 महीने का समय बचता है वो बहुत कम होता है, और उस टाइम पर आप आंसर राइटिंग शुरुआत करके पूरा आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते। आंसर राइटिंग सीखने के लिए आपको कम से कम
5-6 महीना 4-5 महीना की डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए सृजन का जो प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा बनाया गया है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मॉडल आंसर दिए जाते हैं, कॉपी चेक होती है, डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना है डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जरूर समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक बनाया गया, कहां पर, तो नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर का रीजन है और उसके जो एडजॉइनिंग एरिया है उसके संदर्भ में एक बिल लेकर के आया गया 2021 में और उसके द्वारा इस कमीशन की स्थापना की गई है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट जो आता है, देखिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा। ये जो कमीशन चूंकि एक्ट के थ्रू बनाया गया तो यह एक वैधानिक निकाय होगा, पहली बात स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, दूसरी बात ये है दोस्तों, आप लोगों ने ईपीसीए के बारे में सुना होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, ईपीसीए, इसकी स्थापना एनसीआर में 1998 में की गई थी। इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और उसकी जगह इस कमीशन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो जो प्रश्न यहां पर पूछा है दोस्तों वो इसी कमीशन के बारे में पूछा हुआ है, इसके संदर्भ में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक बार प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जिसके पास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव और ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहां पर और वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, और या 25 साल से कम का प्रशासनिक अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पहला कथन है ये दोनों सत्य दिया हुआ है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो उसको पर्यावरण के क्षेत्र में 15 साल का अनुभव हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में 25 साल का अनुभव, इन दोनों में से कोई एक चीज रहेगा तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है स्टेटमेंट कि पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या जब तक वो 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझिएगा दोस्तों, यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 साल और 70 साल, ठीक है, या तो उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर 70 साल की अगर उसकी आयु क्रॉस हो जाती है तब तक वो अध्यक्ष बन के रह सकता है। ठीक है, लेकिन वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होगा। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, केवल एक जो है यहाँ पर कथन सत्य हो गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का यह भी क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021, इसके संदर्भ में एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या है कि विधेयक नारियल विकास बोर्ड, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना के अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, जो इसका सेक्रेटरी का पोस्ट होगा, ठीक है, उसको नॉन एक्सिक्यूटिव, जो चेयरमैन का पोस्ट यहाँ पर होगा उसको नॉन एक्सिक्यूटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बोर्ड के सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ाया क्यों गया, तो इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात इन दोनों को बोर्ड में जगह दी गई, बोर्ड में शामिल किया गया है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, ये दोनों ही कथन दोस्तों यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में नागरिक विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया गया 2021 में, और जो अध्यक्ष का पद था उसको गैर कार्यकारी बनाया गया है, और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, सीट जो है वो 4 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। और अब समझिएगा, देखिए गैर कार्यकारी बनाने का मतलब यह है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को बनाने की जगह एक ऐसा व्यक्ति जो उस पेशेवर का हो, जो उस पेशे से संबंधित हो, उसमें निपुण हो, उसको उसका विशेषज्ञता हो, ठीक है, स्पेशलिटी उसके पास हो, उस व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही दिया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में एक प्रश्न आप लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे कि यह जो बोर्ड है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। देखिए मुझे नहीं पता है, मुझे अभी जस्ट ये क्वेश्चन दिमाग में आया इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, कौन इसको देखता है, नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग के आज के 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे द्वारा जो पूरा पेपर अपलोड किया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो हमारे साथी हैं सॉल्यूशन भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बेहद ही कम कॉस्ट पर यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो सिर्फ 2000 रुपये है, और आप लोग को यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 7068110388। यहाँ पर पेमेंट करके आप लोगों को
कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा डेली अभ्यास के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।